हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या था, तो हम लोगों ने मीनिंग के अंदर देखा था कि कैसे इस शब्द की उत्पत्ति हुई। कैसे दो जो दृष्टिकोण हैं, परंपरागत दृष्टिकोण या राजनीति विज्ञान को समझने के जो दो काल हैं, परंपरागत काल और आधुनिक काल, उन दोनों संदर्भों में राजनीति विज्ञान का अर्थ किस तरह से लिया गया, राजनीति विज्ञान को किस तरह से समझा गया, वो बात हम लोगों ने कल राजनीति विज्ञान के अर्थ और उसकी परिभाषा के रूप में देखा था। उसी से जुड़ा हुआ आज हम एक दूसरा टॉपिक यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, वो है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। ये शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप लोगों को राजनीति विज्ञान का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो क्षेत्र भी उस समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि अर्थ में हमने जिन जिन बातों की चर्चा की थी उन्हीं बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये अगर आपका दिमाग में अर्थ क्लियर है तो क्षेत्र आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्षेत्र शुरू कर रहे हैं। राजनीति विज्ञान का स्कोप क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं क्षेत्र कहते किसको हैं। क्षेत्र को इंग्लिश में अभी हमने कहा स्कोप, एक दूसरा वर्ड और इसके लिए हम यूज करते हैं एरिया, दायरा, या जिसको हम बाउंड्री के रूप में भी बता सकते हैं, सीमा। सीमा, दायरा, बाउंड्री, एरिया, इनका मतलब क्या है। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने मैंने इंडिया का मैप लगा रखा है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भारत कहाँ तक फैला हुआ है तो आप क्या कह सकते हो कि ये पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लगाकर पश्चिम में राजस्थान गुजरात तक फैला हुआ है, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लगाकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये क्या है, ये जितनी भी ये जो आउटर बाउंड्री दिख रही है आपको, ये सीमा है किसकी, भारत की। ये दायरा है किसका, भारत का। दायरा का मतलब इसके बाहर भारत नहीं है। विश्व के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, वहां पर भारत नहीं है। भारत इस बाउंड्री के अंदर है। इस बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी है, राजस्थान ले लो, गुजरात ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, दिल्ली ले लो, केरल ले लो, कर्नाटक ले लो, तमिलनाडु ले लो, आंध्रा ले लो, मणिपुर ले लो, मिजोरम ले लो, सिक्किम ले लो, ये सब इस बाउंड्री के अंदर आते हैं, इसलिए ये सब भारत है। ये सब भारतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो क्षेत्र का मतलब क्या है, एक सीमा, एक दायरा, उसके अंदर क्या क्या आता है, और जो उसके अंदर नहीं आता है वो उसका नहीं है। सिंपल सी बात। यानी कि अगर हम चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन की बात करें तो वो भारत नहीं है, क्योंकि वो भारत के सीमा में, भारत के दायरे में नहीं आते हैं। लेकिन जो जो इस सीमा के अंदर है वो भारत का है, वो भारत से जुड़ा हुआ उसका अंग है। ठीक है, तो ये सीमा का एक मतलब हम मोटे तौर पर बता सकते हैं क्षेत्र का मतलब कि हम जिस किसी की भी बात करने जा रहे हैं उसके अंदर आता क्या क्या है, या उसके अंदर किन किन चीजों को हम शामिल कर सकते हैं। तो जैसे ये भौगोलिक तौर पर अभी हमने भारत को समझने की कोशिश की, उसी तरह से जब हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का मतलब क्या है कि राजनीति विज्ञान के अंदर क्या क्या आता है, किन किन बातों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हिंदुओं में विवाह कैसे होता है, क्या इसको राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो विवाह समाज का विषय है और विवाह का राजनीति विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए विवाह को राजनीति विज्ञान में कभी नहीं पढ़ते हैं। जाति, ब्राह्मण क्या होता है, क्षत्रिय क्या होता है, वैश्य क्या होता है, शूद्र क्या होता है, क्या इसको राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि इनका राजनीति विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। नमाज कैसे पढ़ते हैं,
ये एक धार्मिक काम है, क्या इसको राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि ये धर्म का विषय है, उपासना का क्षेत्र है, तो ये राजनीति विज्ञान में शामिल नहीं होगा। तो राजनीति विज्ञान में कौन कौन सी चीजें शामिल होगी? जिनका संबंध मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों से है, यानी कि मानव के जीवन से जुड़े हुए वो सारे राजनीतिक क्रियाकलाप, वो सारी राजनीतिक घटनाएं, वो सारे राजनीतिक व्यवहार जिनका मनुष्य और उसके राजनीतिक पक्ष से संबंध है, वो उसकी विषय वस्तु या विषय सामग्री कहलाती है, और उसी को हम राजनीति विज्ञान का क्षेत्र मानते हैं। तो सिंपल से शब्दों में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का मतलब क्या है? राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से तात्पर्य उन विषय वस्तुओं से है जिनका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। ये संक्षेप में इस टाइटल का जो मतलब है वो। अच्छा, क्षेत्र को निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र होना चाहिए? तो आपके सामने मैंने 3 बिंदु यहाँ पर लिख रखे हैं। एक, स्पष्टता के लिए। अगर किसी भी विषय को हमें समझना है, उसको स्पष्ट रूप से समझना है, तो हमें केवल उसी विषय के बारे में बात करनी चाहिए। हमें उससे जुड़ी हुई दूसरे उस मतलब उस जिन जिन बातों का, जिन विषयों का संबंध उससे नहीं है, उसका उसमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो विषय वस्तु को निर्धारित करने के लिए ये जरूरी है, किसी भी विषय के क्षेत्र को तय करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी विषय वस्तु उसी से जुड़ी हो, दूसरी दूसरी विषय वस्तु उसमें सम्मिलित ना हो, ताकि उस विषय को हम अधिक स्पष्टता से समझ सकें। इसलिए क्षेत्र को निर्धारित करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, डीप स्टडी, या जिसको हम गहन अध्ययन के रूप में समझ सकते हैं। अगर राजनीति विज्ञान को गहनता के साथ समझना है, तो हमें केवल उन्हीं विषयों पर बात करनी होगी जिनका संबंध मनुष्य और राजनीतिक संदर्भों में है। तो डीप स्टडी करने के लिए भी एरिया डिसाइड होना जरूरी है। और तीसरा, रियलिटी, यानी कि वास्तविकता। अगर हमें राजनीति विज्ञान को उसके यथार्थ और वास्तविक रूप में समझना है, तो राजनीति से जुड़े हुए जितने भी पक्ष हैं, उन सभी पक्षों का विस्तृत, गहन, स्पष्ट अध्ययन हमारे लिए आवश्यक है। तो ये जो 3 बातें अभी हम लोगों ने देखी, स्पष्टता के लिए, गहन अध्ययन के लिए और यथार्थ और वास्तविक अध्ययन के लिए, हमें क्षेत्र, किसी भी विषय का क्षेत्र निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमने राजनीति विज्ञान का भी अध्ययन क्षेत्र निर्धारित कर रखा है कि राजनीति विज्ञान के अंदर हम किन किन विषयों को, किन किन सामग्रियों को पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो ये एक जो हमारा टाइटल है, उसका मतलब अभी मैंने बताया क्या मतलब है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का। अब हम चलते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है क्या। तो हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा कि राजनीति के अर्थ को हम लोग 2 भागों में समझने की कोशिश करते हैं। एक, हम लोगों ने देखा था कि राजनीति विज्ञान का अर्थ परंपरागत दृष्टिकोण से समझा जाता है, और दूसरा हम लोगों ने समझा था कि राजनीति विज्ञान का अर्थ आधुनिक दृष्टिकोण से समझा जाता है। तो जैसे राजनीति विज्ञान के अर्थ को 2 दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश की थी, उसी तरह से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को भी हम 2 दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश करते हैं। एक, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, और दूसरा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है। आप लोग देख सकते हो कि अर्थ को हम जिन 2 दृष्टिकोणों के आधार पर समझने की कोशिश की थी, उन्हीं 2 दृष्टिकोणों के आधार पर हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक विशेष समझने की बात क्या है कि अगर, जैसे मैंने कहा था, अगर हमें राजनीति विज्ञान का अर्थ पता है, तो हम उससे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को आसानी से समझ सकते हैं। अर्थ पता है तो हमें ये पता चलेगा कि राजनीति विज्ञान में किन किन विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि अर्थ से क्षेत्र स्पष्ट होता है। और इसी को अगर हम उल्टा भी समझ सकते हैं, अगर हमें ये पता है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या क्या है, किन किन विषय वस्तुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है, तो उससे हम राजनीति विज्ञान के अर्थ को भी समझ सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर राजनीति विज्ञान का अर्थ स्पष्ट है, तो उससे हमें उसके क्षेत्र के बारे में पता चल जाता है, और अगर राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु यानी कि क्षेत्र हमें पता है, तो हम उससे उसके अर्थ के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विषय का अर्थ क्या है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान में रखने के लिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को हम परंपरागत दृष्टिकोण से भी समझते हैं, और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को हम आधुनिक दृष्टिकोण से भी समझते हैं। अब हम चलते हैं इसके आगे,
पहला जो हमारा दृष्टिकोण है परंपरागत दृष्टिकोण, उसके आधार पर राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, यानी कि जो परंपरावादी विद्वान थे उनके अनुसार राजनीति विज्ञान में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, उनको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक कई बार आपका 1-2 नंबर का प्रश्न आता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, एक अभिकरण है जिसको यूनेस्को कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को ने सितंबर 1948 की एक बैठक के अंदर परंपरागत दृष्टिकोण के तहत राजनीति विज्ञान के 4 अध्ययन क्षेत्र बताए थे। यानी कि यूनेस्को की बैठक के अंदर क्या कहा गया कि राजनीति विज्ञान में किन किन का अध्ययन होता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन होता है, पॉलिटिकल थ्योरी। थ्योरी किसको कहते हैं ये हमारे लिए समझना जरूरी है। थ्योरी का मतलब किसी भी विषय को समझने के लिए कुछ निश्चित नियम, कुछ निश्चित मानक पैरामीटर्स हम लोग तय करते हैं, और उस निश्चित दृष्टिकोण के आधार पर हम जब उस विषय को समझने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए सिद्धांत बन जाता है। शुरू से लगाकर, अतीत से, प्राचीन काल से लगाकर वर्तमान तक राजनीति विज्ञान में ऐसे बहुत से सिद्धांत रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो सामाजिक समझौते के आधार पर हुई है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक थ्योरी है जो ये बताता है कि राज्य की उत्पत्ति लोगों के आपसी समझौते के माध्यम से हुई है। ऐसा ही एक और सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत। देवीय सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर का अंश है, और उस अंश के रूप में राज्य का निर्माण हुआ है। तो ये एक और राज्य को समझने के लिए सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है जिसके माध्यम से अलग अलग विषयों को संदर्भ समझने की कोशिश की जाती है। तो राजनीति विज्ञान में ऐसे राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जो कि पहले भी अस्तित्व में आए और वर्तमान में भी अस्तित्व में आए। तो यूनेस्को ने जो पहला क्षेत्र बताया कि राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, तो राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, ये पहला दृष्टिकोण। दूसरी बात, यूनेस्को ने कहा कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी, वो राज्य के अंदर वो संस्थाएं जिनका संबंध शासन से है, जैसे संविधान। आप लोगों को पता है हर राज्य का एक संविधान होता है। संविधान का मतलब लिखित और अलिखित कानूनों का एक संग्रह जिसके माध्यम से राज्य की व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है। तो हर राज्य में एक संविधान होता है जो कि वहां की राजनीतिक संस्था है। हर राज्य के अंदर कार्यपालिका होती है, सरकार जिसको हम कहते हैं, बोलचाल की भाषा में कहते हैं, लेकिन सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, और न्यायपालिका जो कानूनों की रक्षा करती है। तो ऐसी राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंदर किया जाता है। ये यूनेस्को ने दूसरा क्षेत्र बताया था। तीसरा क्षेत्र जब हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंदर राजनीतिक दल और दबाव समूह और जनमत, इनका भी अध्ययन किया जाता है। यूनेस्को का मानना था कि शासन को चलाने के लिए, शासन को संचालित करने के लिए हर राज्य के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, जो जनता का सहयोग लेकर, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर नीतियों और विचारधाराओं के आधार पर काम करते हैं। तो ऐसे राजनीतिक दलों का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में होता है। और साथ ही साथ हर राजनीतिक व्यवस्था में जनता के अलग अलग वर्गों से कुछ समूह निकल कर सामने आते हैं जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। ऐसे समूहों को दबाव समूह कहा जाता है। राजनीतिक दल में ऐसे दबाव समूहों का, राज व्यवस्था में या राजनीति विज्ञान में ऐसे दबाव समूहों का भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ जनता क्या सोचती है, जनता का मत क्या है सार्वजनिक विषयों पर, तो उस जनमत को भी राजनीति विज्ञान में जानने की कोशिश की जाती है। और चौथी बात जो यूनेस्को ने बताई थी वो थी इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध का मतलब विश्व के अंदर जितने भी राज्य हैं जिसको आप लोग देश कहते हो, जैसे अमेरिका, जापान, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, ये हम जिनको देश कहते हैं राजनीति विज्ञान की भाषा में इनको राज्य कहा जाता है। तो इन राज्यों के बीच में आपस में संबंध कैसे हैं, इन संबंधों को निर्धारित करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं जिनको इंटरनेशनल लॉ या अंतरराष्ट्रीय विधि कहा जाता है वो कैसी है,
या इंटरनेशनल रिलेशंस को तय करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, जिनको अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं, जैसे यूनेस्को है, जैसे पहले लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ था, वर्तमान में जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, और इनके बीच की आपस की, राज्यों के बीच की आपस की राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, ये सब भी राजनीति विज्ञान के अंदर देखा और समझा और पढ़ा जाता है। तो इस तरह से 1948 सितंबर महीने के अंदर जो यूनेस्को की बैठक हुई थी, उसमें 4 विषयों को राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बताया था परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। ये चारों पॉइंट्स आप याद रखोगे तो आपके 2 नंबर का एक सवाल कंप्लीट होता है। यूनेस्को क्या कहता है कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन होता है, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन होता है, राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकमत का अध्ययन किया जाता है, और चौथी बात, राजनीति विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये यूनेस्को का जो दृष्टिकोण था राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को लेकर, वो अभी हमने देखा। अब वापस हम आते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार, कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ क्षेत्र क्या है। तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहली बात जो परंपरागत दृष्टिकोण बताता है वो ये कि इसके अंदर मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन का मतलब क्या है कि मनुष्य जो है वो राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, और राज्य के साथ जुड़ा होने के कारण मनुष्य और राज्य में बहुत गहरे संबंध हैं। मनुष्यों के कारण उनकी रक्षा के लिए या उसकी आवश्यकता के लिए राज्य का निर्माण हुआ है, और वही राज्य कानून बनाकर, नियम बनाकर, व्यवस्था बनाकर नागरिकों के जीवन की रक्षा करता है, उनके जीवन को उपयुक्त बनाता है। तो राज्य का निर्माण और अस्तित्व नागरिकों से है, और राज्य के कारण नागरिक सुरक्षित हैं। इसीलिए राज्य और नागरिकों के बीच में अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था को स्थापित किया जाता है। यानी कि व्यक्तियों का जीवन कैसे अच्छा चले, इसके लिए राज्य उन्हें अधिकार देता है, और राज्य की व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके लिए व्यक्ति के क्या कर्तव्य होने चाहिए वो भी बताए जाते हैं। तो इस रूप में हम क्या कह सकते हैं कि मनुष्य का, उसके राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य और राज्य दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, और इसी निर्भरता के कारण इनके पारस्परिक संबंधों, किनके, मनुष्य और राजनीतिक राज्य के बीच के संबंधों का अध्ययन जो है वो राजनीति विज्ञान के अंदर किया जाता है। तो परंपरागत जो राजनीतिक विज्ञान है, जो परंपरागत दृष्टिकोण है, वो राजनीति विज्ञान का पहला क्षेत्र यही बताते हैं कि इसमें मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात अगर हम कहें तो उसमें यह आता है कि परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य के अध्ययन की बात की गई है। जैसे हमने कल अर्थ के अंदर पढ़ा था, परंपरावादी विद्वान कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है। तो उसी के आधार पर अब अभी हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि परंपरावादी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु राज्य है, और राज्य में क्या अध्ययन किया जाता है? सबसे पहली बात, राज्य के अतीत का अध्ययन किया जाता है। अतीत का मतलब कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अभी हम जिन राज्यों में रह रहे हैं वो एकदम से तो आए नहीं, कोई ना कोई तो समय रहा होगा जब राज्य उत्पन्न हुआ होगा या विकसित हुआ होगा। तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्तमान तक राज्य जिस रूप में विकसित हुआ है, जैसे कल मैंने कहा था प्रारंभ में हम लोग नगर राज्यों में रहते थे, यूनान के अंदर नगर राज्य का कॉन्सेप्ट था, और वर्तमान में नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट है। तो जो छोटे राज्यों से बड़े राज्यों का जो स्वरूप विकसित हुआ है, वो उस विकास के पीछे क्या कारण रहे हैं। तो इसके लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा। तो राज्य के अतीत का अध्ययन भी आवश्यक है राज्य के विकास को देखने के लिए। तीसरी बात हम लोग कह सकते हैं राज्य के कार्य क्या रहे हैं अतीत में। पास्ट में जब राज्य उत्पन्न हुआ था तो उस समय राज्य के कार्य काम क्या थे, और उन कार्यों में कैसे विकास हुआ, इसके लिए भी हमें राज्य के अतीत का अध्ययन करना पड़ेगा। अतीत में राज्य का स्वरूप कैसा था, तो उसके लिए भी राज्य के अतीत को देखना आवश्यक है। और अतीत में राज्य की प्रकृति कैसी थी, यानी कि राज्य किस तरह के काम कर रहा था, क्या केवल सुरक्षा के ही काम कर रहा था या पब्लिक वेलफेयर के भी काम कर रहा था। तो ये सब जानने के लिए राज्य के अतीत को जानना आवश्यक है। तो ये परंपरावादी राज्य के अध्ययन में उसके अतीत के पक्ष को जोड़ने का
जोड़ने की बात कहते हैं। वो ये भी मानते हैं कि राज्य के अध्ययन में राज्य के वर्तमान स्वरूप का भी अध्ययन किया जाता है, यानी कि वर्तमान में जो राष्ट्र राज्य बने हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, उन राष्ट्र राज्यों की प्रकृति क्या है, ये राष्ट्र राज्य किस किस तरह के काम करते हैं, क्या केवल वही काम करते हैं सुरक्षा के वाले जो पहले के राज्य किया करते थे, या राज्य के कार्यों में बढ़ोतरी हुई है, अभी जो राज्य हैं उनके उद्देश्य क्या है। तो कहने का मतलब राज्य के अध्ययन में केवल अतीत का अध्ययन नहीं होता है, बल्कि उसका वर्तमान क्या है राज्य का, उसका अध्ययन भी किया जाता है। और इसी के साथ साथ परंपरावादी दृष्टिकोण ये भी मानते हैं कि राज्य के भविष्य का अध्ययन भी किया जाता है। भविष्य की कल्पना वर्तमान के आधार पर की जाती है, यानी कि आज राज्य जैसा है उस राज्य का भविष्य क्या होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि राज्य जो है एक विकासशील संस्था है, वो निरंतर आगे बढ़ती है। जैसे आप लोगों ने अभी एग्जाम्पल देखा था, प्राचीन काल में राज्य नगर राज्य के रूप में विद्यमान थे, उनका स्वरूप पुलिसीय राज्य का स्वरूप था, वो केवल रक्षात्मक कार्य करते थे। और वर्तमान में राज्य का स्वरूप बहुत जटिल हुआ है, वो लोक कल्याणकारी राज्य में बदला है। तो ये पुलिसीय राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप है वो विकास का परिणाम है। तो आज जो लोक कल्याणकारी राज्य है, भविष्य में वो और कहां तक पहुंचेंगे, ये हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है। तो ऐसी भविष्य की कल्पना राज्य के बारे में करनी आवश्यक है, जो राजनीति विज्ञान में की जा सकती है। और भविष्य में जो राज्य का स्वरूप बदलेगा, उसके पीछे कारक क्या होंगे और उसके प्रभाव क्या होंगे, उसका अध्ययन भी राज्य के संदर्भ में किया जाता है राजनीति विज्ञान में। तो ये दूसरी बात जो हम बता सकते हैं राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, कि परंपरावादी दृष्टिकोण ये मानता है कि इसके अंदर राज्य का अध्ययन किया जाता है, राज्य में भी उसके अतीत का अध्ययन होता है, उसके वर्तमान का अध्ययन होता है, उसके भविष्य का अध्ययन होता है। अगर हम संक्षेप में बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि परंपरावादी ये कहते हैं कि राज्य कैसा था, कैसा है और कैसा होना चाहिए, समग्र रूप से इस विचार का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंदर किया जाता है। तो ये दूसरा अध्ययन क्षेत्र या अध्ययन वस्तु परंपरावादी विचारकों के अनुसार हम बता सकते हैं। फिर हम अगर तीसरी बात कहें तो हम कह सकते हैं कि परंपरावादियों ने राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में सरकार को भी जोड़ा है, यानी कि उनके अनुसार सरकार का भी अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंदर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उनका यह मानना था कि राज्य और सरकार एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, राज्य एक अमूर्त संस्था है, एक इनविजिबल इंस्टीट्यूशन है, और उस इनविजिबल इंस्टीट्यूशन को मूर्त रूप कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है। कैसे? कि आज जो भी काम हो रहे हैं राज्य में, वो किसके माध्यम से हो रहे हैं? सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। काम सरकार कर रही है, लेकिन नाम किसका हो रहा है? राज्य का हो रहा है। तो ये जो राज्य और सरकार के बीच का संबंध है, जिसमें सरकार राज्य का एक साधन बन चुकी है, उनकी नीतियों को प्रस्तुत करने का, राज्य को चलाने का जो एक साधन है सरकार, उस सरकार का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंदर किया जाता है। तो ये परंपरावादियों का अपना मत था कि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंदर सरकार का अध्ययन किया जाता है। अब सरकार के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है भारत के अंदर लोकतंत्र है, आप लोगों ने पढ़ा, ये भी पढ़ रखा है कि भारत में पहले राजतंत्र हुआ करता था, सामंतशाही प्रथाएं थी। आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि विश्व के कुछ देशों में तानाशाही या अधिनायक तंत्र की व्यवस्था है, कुछ देशों में सैनिक तंत्र की व्यवस्था है, कुछ देशों में वर्ग तंत्र की व्यवस्था है, जहां शासन पर एक वर्ग विशेष, चाहे वो पैसे के आधार पर हो, चाहे वो सैनिक शक्ति के आधार पर हो, चाहे वो एजुकेशन के आधार पर हो, उनका शासन होता है। तो ये जितने भी वर्ग तंत्र हैं, अधिनायक तंत्र हैं, लोकतंत्र हैं, ये सब सरकार के अलग अलग रूप हैं। तो इन रूपों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंदर किया जाता है कि कैसे इनका गठन होता है, क्या इनके काम हैं, क्या इनके गुण और दोष हैं। ये सरकार की जो विषय वस्तु है वो राजनीति विज्ञान का भाग बन जाता है। फिर दूसरी बात, सरकार के जो अंग हैं उनका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में होता है। आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का गठन कैसे होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसका स्वरूप क्या है, इसी तरह से व्यवस्थापिका का स्वरूप क्या है, उसका गठन कैसे होता है, उसके कार्य क्या है, न्यायपालिका के काम क्या है, उसका स्वरूप क्या है। ये सरकार के जितने भी अंग हैं वो भी राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र कहलाती है, या इनका भी अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंदर होता है। और न केवल एक देश के, बल्कि तुलनात्मक रूप से
विभिन्न देशों के बीच में अध्ययन किया जाता है। जैसे भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसकी तुलना कर दी ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से, तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन है दो सरकारों के बीच में, वो भी राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के रूप में हम समझ सकते हैं। तो ये एक निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि परंपरावादी दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं वो सरकार और उससे जुड़ी हुई सभी व्यवस्थाओं के अध्ययन को राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो ये तीसरी बात देखी। पहली बात हमने देखी थी मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। दूसरी बात देखी थी राज्य के 3 स्वरूप अतीत, वर्तमान और भविष्य राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। और तीसरी बात अभी हमने देखी कि सरकार का जो अध्ययन है वो भी राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है, ऐसा परंपरावादियों का मानना है। इसके बाद अगर एक और बात हम कहें तो परंपरावादी ये भी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंदर विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। विचारधाराओं का मतलब क्या है कि किसी भी विषय अथवा तथ्य को समझने के लिए एक निश्चित सोच, उस निश्चित सोच के आधार पर हम किसी तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्राचीन काल से लगाकर वर्तमान काल तक राजनीति विज्ञान में बहुत सारी विचारधाराएं रही हैं जो यथार्थवादी भी हैं और आदर्शवादी भी कही जा सकती हैं। इन विचारधाराओं का उद्देश्य क्या है, इनकी मान्यताएं क्या हैं, इनका प्रभाव क्या रहा है, ये सब राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय के अंदर शामिल रहती है। तो परंपरावादी इन राजनीतिक विचारधाराओं को भी राजनीति विज्ञान के विषय वस्तु के अंदर शामिल करते हैं। फिर एक और अगली बात जो अभी आपको यूनेस्को के सजेशन के अंदर भी देखने को मिली थी, परंपरावादी विचारक ये भी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय पक्ष है उस अंतरराष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन किया जाता है। मतलब आज विश्व के अंदर सभी राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये आज से नहीं, लंबे समय से ये चला आ रहा है। सभी राज्यों के बीच में आपस के जो संबंध हैं वो वैश्विक तौर पर स्थापित हो चुके हैं। तो इन अंतरराष्ट्रीय संबंधों को, उनके साथ साथ जितने भी समस्याएं हैं उनको समझना हमारे लिए आवश्यक है, तो उनको राजनीति विज्ञान के तहत ही समझा जा सकता है। और तीसरी बात, राजनीति विज्ञान के अंदर विभिन्न राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। ये समस्याएं कौन कौन सी हैं? ये स्थानीय समस्याएं भी हैं और राष्ट्रीय समस्याएं भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर की समस्या, जम्मू कश्मीर की समस्या को हम कहते हैं ये भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद का क्षेत्र है, तो ये एक राजनीतिक मसला है, तो राजनीति विज्ञान में हम इसका अध्ययन करते हैं। हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा धारा 370 जो कश्मीर को लेकर थी, ये धारा 370 समाप्त कर दी। इस धारा 370 में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये इसकी समाप्ति को लेकर बहुत लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। तो ये एक समस्या के स्थानीय जो हमारे राष्ट्रीय समस्या थी उसके रूप में विकसित हो चुकी थी। तो इसका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में हमने किया। तो विश्व के अंदर, राज्यों के अंदर, विश्व के अंदर जितने भी राज्य हैं वहां पर इस प्रकार की जो स्थानीय समस्या है, जो राष्ट्रीय समस्या है, वो क्यों हैं, उनके पीछे क्या कारण हैं, उनके प्रभाव क्या हैं, उनसे क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है और उनको कैसे समाप्त किया जा सकता है, उनसे जुड़े हुए सुझाव, ये सब राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय के अंदर शामिल किया जाता है। तो कुल ये 6 बातें अभी हम लोगों ने देखी जो राजनीति विज्ञान के विषय वस्तु के रूप में परंपरावादी बताते हैं। मैं 6 बातों को रिपीट कर रहा हूं। पहला, मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, राज्य का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, सरकार का अध्ययन किया जाता है। चौथा, विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। पांचवा, अंतरराष्ट्रीय संदर्भों का अध्ययन किया जाता है। और लास्ट, छठी बात जो हमने कही थी, विभिन्न समस्याओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। ये 6 विषय क्षेत्र परंपरावादी दृष्टिकोण के तहत परंपरावादी विद्वानों ने राजनीति विज्ञान के संदर्भ में बताए थे। ये आपका पहला पक्ष हुआ परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र। अब हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण, जो कि आधुनिक दृष्टिकोण कब आया राजनीति विज्ञान में? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1945 के बाद जब राजनीति विज्ञान का अर्थ बदला, तो उसी अर्थ के बदलने के पीछे कारण ये था कि राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है उसमें भी परिवर्तन आया। इस अध्ययन क्षेत्र के बारे में जितने भी आधुनिक विचार हैं, कैटलिन, केपलान या जितने भी जो नए आधुनिक विचारक हैं, उन सब की आधारभूत मान्यताएं क्या थी कि अध्ययन क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जो कि यथार्थवादी दृष्टिकोण से समझा जाए। यथार्थवादी मतलब जिसमें आदर्शों, कल्पनाओं की बात नहीं हो, बल्कि वास्तविकता क्या है उसको समझने की कोशिश की जाए, ऐसा हमारा अध्ययन क्षेत्र होना चाहिए। दूसरी बात, आधुनिक विचारकों ने क्या कहा था कि राजनीति विज्ञान को समझने के लिए
उसकी विषय वस्तु को समझने के लिए अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का मतलब यह है कि एक विषय के अंदर हम दूसरे विषय को भी एक सीमा तक समझेंगे। जैसे हमारा मूल विषय राजनीति विज्ञान है, तो राजनीति विज्ञान में हम थोड़ा इतिहास भी पढ़ेंगे, लेकिन कहां तक, जितना कि इतिहास राजनीति विज्ञान को प्रभावित कर रहा है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था कि राज्य के अतीत को जानने के लिए राज्य के इतिहास को जानना पड़ेगा। मतलब हम इतिहास पढ़ रहे हैं, किसका इतिहास? राज्य का इतिहास। तो इसी तरह से समाज शास्त्र को हम राजनीति विज्ञान में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। समाज शास्त्र मतलब जैसे समाज का वर्ग कितना राजनीति विज्ञान को प्रभावित कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल हम लेवें कि भारत के अंदर जब चुनाव होता है तब ये देखा जाता है कि ब्राह्मण किसको वोट दे रहा है, राजपूत किसको वोट दे रहा है, हिंदू किस दल के समर्थक हैं, मुस्लिमों की कौन सी राजनीतिक विचारधारा है। तो ये समझने के लिए हमें समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को अपनाना पड़ेगा। इसको कहा जाता है अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। तो आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वानों ने क्या कहा था कि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को तय करने के लिए अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए। और एक तीसरी बात जो आधुनिक विचारक बताते हैं वो ये कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को वैज्ञानिक साधनों, वैज्ञानिक तरीकों, वैज्ञानिक माध्यमों या जिसको वैज्ञानिक उपागम कहते हैं उनके माध्यम से समझने की जरूरत है। तो ये 3 आधारभूत मान्यताएं आधुनिक विचारकों की आधुनिक दृष्टिकोण को लेकर है, और इन्हीं मान्यताओं के आधार पर वो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंदर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें वो क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो राजनीति का केंद्र है। मनुष्य जो कुछ भी क्रियाकलाप करता है, चाहे वो वोट देता है, चाहे वो किसी राजनीतिक विषय पर अपनी राय व्यक्त करता है, चाहे वो राजनीतिक दल बनाता है, चाहे किसी विचारधारा का निर्माण करता है, ये सब उसके राजनीतिक व्यवहार हैं। लेकिन उसके इस राजनीतिक व्यवहार को बहुत से गैर राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं। गैर राजनीतिक कारक का मतलब क्या है? वो कारक जिनका संबंध राजनीति से नहीं है, जैसे धर्म, जैसे जाति, जैसे भाषा, जैसे क्षेत्र। लेकिन ये कारक किसी न किसी रूप में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसीलिए यदि राजनीति विज्ञान को उसके वास्तविक अर्थ में समझना है, राजनीति विज्ञान को यदि प्रामाणिक बनाना है, तो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में इन गैर राजनीतिक कारकों का अध्ययन भी किया जाना जरूरी है। तो आधुनिक दृष्टिकोण मनुष्य के ऐसे ही राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन की बात करते हैं जिसमें राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों कारक समाहित होते हैं। तो ये उनका पहला अध्ययन क्षेत्र है। दूसरी बात, आधुनिक विचारक ये भी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अवधारणाओं का अध्ययन भी किया जाता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं, शासन को चलाने के लिए कुछ अवधारणाओं की का बहुत महत्व होता है। जैसे आपको मैंने सिलेबस में भी लिखाया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सत्ता किसको बोलते हैं? हम अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में उसको पद कह सकते हैं। अब इसको डिटेल में समझेंगे, सत्ता का मतलब कुछ और होता है। अभी हम समझ लेते हैं पद, जिस पर रहकर कोई व्यक्ति काम करता है, व्यवस्था को संचालित करता है। तो सत्ता का मतलब क्या होता है, कैसे इसको प्राप्त किया जाता है, कैसे इसके कितने प्रकार होते हैं। इसी तरह से शक्ति क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके प्रकार क्या है, शक्ति को अर्जित कैसे किया जा सकता है, वैधता से क्या तात्पर्य है, उसका प्रभाव क्या है। तो ये सब अवधारणाएं हैं। इन सब अवधारणाओं का अध्ययन करके ही हम राजनीति विज्ञान को उसके विशुद्ध रूप में समझ सकते हैं। इसीलिए आधुनिक राजनीतिक विद्वान क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में इन अवधारणाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। तीसरी बात जो आधुनिक राजनीतिक विद्वान कहते हैं वो है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में संघर्ष और सहमति, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। संघर्ष और सहमति से क्या मतलब है उसको हम समझते हैं कि हर राज्य के अंदर कुछ विषय सार्वजनिक होते हैं। सार्वजनिक विषयों का मतलब क्या है? जिनका संबंध उस राज्य की पूरी जनता से है, जिन विषयों से सब राज्य के सभी लोग प्रभावित होते हैं, उन विषयों को सार्वजनिक विषय कहा जाता है। और ये सार्वजनिक विषय उस राज्य की राजनीति का एक अनिवार्य अंग होता है। तो इन सार्वजनिक समस्याओं से जो संघर्ष उत्पन्न होता है, वो संघर्ष क्या है,
क्यों उत्पन्न हुए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप लोगों ने थोड़े दिनों पहले, कुछ वर्षों पहले भारत के अंदर एक नाम सुना होगा, लोकपाल विधेयक। तो लोकपाल विधेयक क्या था? एक ऐसा विधेयक था जिसमें ये कोशिश की गई कि जो हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जो सार्वजनिक पदों पर आसीन हैं, उनके भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए एक पद होना चाहिए। तो ये एक सार्वजनिक विषय था। अब इसको लेकर बहुत सारे संघर्ष हुए, एक विषय ये। दूसरा हम विषय ले सकते हैं आरक्षण। हम हमें पता है कि संविधान ने जो हमारे समाज का वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसको आगे बढ़ने के लिए आरक्षण की सुविधा दे रखी है। अब कुछ लोग कहते हैं आरक्षण होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो ये जो सार्वजनिक विषय से, सार्वजनिक संदर्भों से जुड़े हुए विषय हैं, इनको लेकर जो संघर्ष होता है, उन संघर्षों का जिस जिस तरह से समाधान होना चाहिए, उसके लेकर जो सुझाव, वो सारे विषय राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय में आ जाते हैं। तो इस रूप में हम लोग क्या कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण में 3 मुख्य बातों पर बल दिया जाता है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में। एक, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन की बात की जाती है। एक, विभिन्न अवधारणाओं के अध्ययन की बात की जाती है। और तीसरा, संघर्ष और सहमति जो किसी भी राज्य व्यवस्था में होती है, उनके अध्ययन की बात की जाती है। तो ये दोनों दृष्टिकोण जब मिल जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने परंपरागत दृष्टिकोण देखा था और अभी हम वर्तमान में आधुनिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र की अगर बात करें, तो हम क्या कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन होता है, राज्य का अध्ययन होता है, सरकार का अध्ययन होता है, विचारधाराओं का अध्ययन होता है, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पक्षों का अध्ययन होता है, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को उसके गैर राजनीतिक कारकों के संदर्भ में भी समझने की कोशिश की जाती है। राजनीति विज्ञान में विभिन्न अवधारणाओं का भी अध्ययन किया जाता है। और फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि इसमें हर राज्य व्यवस्था के अंदर जो विभिन्न समस्याएं हैं, सार्वजनिक समस्याएं, उनसे संबंधित संघर्षों और सहमति का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र जो अभी हम लोगों ने देखा।